देखिए कलाकार होते हैं, तो भगवान ने दिया होता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित वत्स अपने ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म वेद IAS पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1 तारीख से हमारी नियमित क्लासेस चलेंगी, उसी सिलसिले में उसी क्रम में हम आज यहाँ उपस्थित हैं। ये टाइमिंग जो है 8 बजे से आपकी क्लासेस रहेंगी सब्जेक्ट वाइज। आपको हमारी इस क्लास के बाद हमारी टीम के जो कोर मेंबर हैं, पांडे जी टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं और आपके जो है टीम के कोर मेंबर हैं, वो आपको बताएंगे क्लास को कैसे आपको प्राप्त करना है, कैसे आपको क्लास को आगे बढ़ाना है। टाइमिंग आपको क्लास का शेड्यूल वो आपको डेली भेजते रहेंगे लिंक के माध्यम से। लेकिन आज हमारी जो क्लासेस हुई, अभी पहली क्लासेस हमारी हिस्ट्री की रही, फिर ज्योग्राफी की रही। हमने स्ट्रक्चर को बताया कि हिस्ट्री में कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी में कैसे पढ़ना है। उसी सिलसिले में अब हम करंट अफेयर्स पर फोकस करेंगे कि करंट अफेयर्स या समसामयिक घटनाओं का सिविल सेवाओं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या योगदान है, उसी की चर्चा करेंगे। देखिए, आज अगर प्रतियोगी परीक्षाओं को आप ध्यान में लें तो चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो संघ लोक सेवा के IAS की परीक्षा हो या यूपीएससी की अन्य परीक्षाएं हैं, उसको आप ध्यान में रखिए। राज्य स्टेट लेवल की यूपी की परीक्षाओं को ध्यान में रखिए और समूह ग की परीक्षाओं को ध्यान में रखिए। इवन मेरे कहने का तात्पर्य तो जो यूपी टेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाएं हैं, अभी यूपी SSC का पेट जैसी परीक्षाएं हैं, उसमें भी GS का 60% लगभग योगदान है और उस 60% में भी मेरा अनुमान है कि 40 से 45% योगदान करंट अफेयर्स का होता है। उस करंट अफेयर्स के द्वारा अगर आप अपने सब्जेक्टों को ध्यान में रख लेते हैं, 2-3 सब्जेक्ट आपके मजबूत है, करंट अफेयर्स मजबूत है, तो प्रारंभिक परीक्षा की जो पहली बाधा है वो दौड़ आप आसानी से पास कर ले जाते हैं। और कुछ वनडे जैसी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स को आप तैयार कर लीजिए। सामान्य GS की भी आपको जानकारी है, सब्जेक्टिव GS की, तब पर भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्म करके सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर्स हर प्लेटफॉर्म पर हर व्यक्ति, हर बच्चा इंटरेस्टेड भी रहता है। जो पढ़ने वाला है वो भी, जो कंप्यूटर नहीं है वो भी अपनी घटनाओं से समय के साथ जुड़ना चाहता है। तो उसी पर चर्चा करने के लिए छोटा सा जो है आपकी क्लास करेंगे हम। करंट अफेयर्स में सिविल सेवा में क्या भूमिका है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या भूमिका है। लेकिन इसको हम क्या करंट अफेयर्स में पढ़ना है उसको ध्यान में रखने के पहले हम आप करंट अफेयर्स में प्रश्नों का जो प्रारूप है इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य प्रादेशिक परीक्षाओं में, उस पर 2 मिनट चर्चा करते हैं। फिर आपको बताते हैं करंट अफेयर्स के कितने सेगमेंट हैं, कैसे इसमें पढ़ना है और कैसे उसको हम रिलेट करेंगे। ये करंट अफेयर्स को अगर आप देखें तो यूपीएससी में प्रश्नों की संख्या जो है 100 और यूपीपीसीएस में प्रश्नों की संख्या 150। और यूपीएससी में अगर आप देखें, यूपीएससी कह रहे हैं, अगर आप देखिए ज्यादातर यूपीएससी तो भाई वो आयोग चर्चित है, लोग IAS की तैयारी कर रहे हैं और उसकी तैयारी कर लीजिए। यहाँ अगर आप देखिए तो PCS बोलते हैं, चाहे यूपी कर लीजिए चाहे अन्य स्टेट कर लीजिए, PCS की तैयारी करते हैं, मतलब प्रांतीय सिविल सेवा की बात करते हैं या संघ लोक सेवा या सिविल सेवा की बात करते हैं। इसमें जब करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं, समसामयिक घटनाओं की बात करते हैं, तो यहाँ 20 से 25 प्रश्न रहते हैं, 20 से 25 प्रश्न और 25 प्रश्न। लेकिन ज्यादातर ये देख रहे हैं 25 से 30 तक संख्या बढ़ती चली जा रही है। अगर आप 2015 के IAS के पेपर को देखिए, प्रीलिम्स के 2015 के IAS के प्रीलिम्स को पेपर को उठा के देखिए, तो उस बार तो लगभग 40 से 42 प्रश्न तो आपके इसी समसामयिकी से जुड़े हुए थे और वो भी सिर्फ 6 माह के सिर्फ आप न्यूज़पेपर की अगर हेडलाइंस को ठीक से पढ़े होते तो उसमें से आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की क्षमता रखेंगे। और यूपीपीसीएस में अगर आप देखें यहाँ 25 से 30 प्रश्न तो एवरेज है करंट अफेयर्स का। अगर इसमें हम ज्योग्राफी के करंट को जोड़ दें, इकोनॉमी के करंट को जोड़ दें और यूपीपीसीएस के करंट को जो यूपी स्पेशल करंट को जोड़ दें, तो ये संख्या कभी कभी जो है 30 से 35 तक पहुंच जाती है। अर्थात अब आप सोचिए, अब ये तो संख्या हो गई, फिर आप मेरिट पर ध्यान दीजिए। यूपीएससी की जो मेरिट होती है 100 प्रश्नों की मेरिट, यहाँ 100 प्रश्न में 55% प्रश्न अगर आपका सही है तो आप प्रीलिम्स में 100% सुरक्षित महसूस करते हैं हमेशा के लिए। सीटों की संख्या चाहे जो हो, यूपीएससी का जो है आपने पुराना ट्रेंड उठा के देखिए, पुराने प्रश्नों की पैकेट को देखिए, रिजल्ट को देखिए, अर्थात 100 में से 55 प्रश्नों की संख्या अगर आपने सही कर लिया है तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रीलिम्स में कोई दिक्कत ही नहीं है आपको प्रीलिम्स पास करने में। अब देखिए 55 प्रश्न ही आपको सही करने हैं। मैं ये भी मान लेता हूँ कि माइनस मार्किंग है, तो आप 55 प्रश्न सही करने के लिए आपको लगभग 70 प्रश्न अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और इसमें से अगर आपका 10 होता है तो 60 प्रश्न आपके सही होते हैं। ये माइनस मार्किंग में कट करके आपका 55 तब आता है। और यूपीएससी का जो प्रश्न है
100 प्रश्न में से 10 प्रश्न तो ऐसे होंगे जिनका नाम सेटर के अलावा, पेपर सेटर के अलावा हर कोई प्रतियोगी परीक्षार्थी और हर कोई टीचिंग पढ़ाने वाला भी जो है व्याख्याता वो पहली बार सुनता है, जो पेपर में वो आ जाता है, उसके बाद उसके वीडियो में वो झलक दिखला जा वाली कहानी आ जाती है। कभी कभार लोग एक आध शब्द अगर उसमें से मिल जाए कहते हैं ये मेरा पढ़ा हुआ है, वो ऐसी बात नहीं है। ये 10 प्रश्न आपको परीक्षा में सॉल्व करने के लिए नहीं दिया जाता, यह 10 प्रश्न आपकी मानसिक मजबूती को ध्यान में परखने के लिए दिया जाता है। तो आपको 90 प्रश्न ही ऐसे मिलेंगे जिनके बारे में आप कुछ जानते रहेंगे, कुछ समझते रहेंगे, कुछ पढ़ते रहेंगे, उन्हीं में से आपको 70 को अटेम्प्ट करना है और तब जाकर के आपको 55 आपका लक्ष्य होना चाहिए, पहुंचना है। जब से माइनस मार्किंग हुई है तब से ये कंडीशन जैसे 100 प्रश्न का है। अब आपको 55 में देखिए, आपको हम पहले यूपीएससी का बता देते हैं, फिर आपको यूपीपीसीएस का बताएंगे, फिर बताएंगे करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है कैसे। अब यहाँ देखिए 100 प्रश्न आ रहे हैं, आपने 70 अटेम्प्ट किया, 10 आपने गलत किया, 60 हुआ, माइनस मार्किंग करके आपका 55 हो गया, तो आप यहाँ सुरक्षित जोन में है। आप जैसे इस समय कोविड के समय चल रहा है तो आप ग्रीन जोन में चले आए, आप ग्रीन जोन में आ गए। लेकिन इस ग्रीन जोन में पहुंचने के लिए अगर आपने करंट अफेयर्स को, देखिए करंट अफेयर्स की भूमिका इस 70 में अगर आप 25 प्रश्न आ रहा है तो आप मिल जाइए कि यहाँ जो है लगभग 50% से थोड़ा कम या 40 से 50% के बीच में आ रहा है करंट अफेयर से। अब आप करंट अफेयर्स को सिर्फ अगर करंट अफेयर्स पर अपनी पढ़ाई अगर मान लीजिए आप 6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप 2 घंटे पर डे अपने करंट अफेयर्स पर दे रहे हैं, तो आपका ये 25 प्रश्न हमेशा सही होगा। 25 में 30 आता है 25 सही करेंगे, 25 आता है 22 सही करेंगे, रेशियो 2-3 आपको नहीं आएगा लेकिन मान के चलिए 25 प्रश्न आप कर लिए। फिर उसके बाद आपको सही कितना, 70 में से अगर आप 25 निकाल दिए तो बचा कितना, 70 में से जब आप 25 निकालते हैं तो यहाँ से 10 में से 5 माइनस कर लिया आपने 5 बचा, फिर 6 में से 2 माइनस कर लिया 45 हो गया। अब इन 45 प्रश्न जो आप अटेम्प्ट करेंगे इसमें सब्जेक्ट कितने हैं इसको देखिए, इसमें हिस्ट्री है, इसमें ज्योग्राफी है, इसमें पॉलिटी है, इसमें इकोनॉमिक्स है, इसमें जो है आपका अगर यूपी दे रहे हैं यूपी स्पेशल है, ये 4 विषय हो गए, इसमें आपके साइंस है, ये हो गए। फिर अदर में भी कुछ आ जाते हैं, जैसे इसमें आपका हम चाहे इसको यहाँ ले, जैसे सेंसस है आपका, यहाँ पे सेंसस आ जाता है, प्रोडक्शन आ जाता है एग्रीकल्चर का, चाहे ज्योग्राफी में, चाहे इकोनॉमिक्स में, चाहे इसमें ले। अगर हम मोटे मोटे सब्जेक्ट को ही लेते हैं या सेंसस को, इसको हम नहीं रखते, इसको हम इसमें अगर कह दें सेंसस को, पर्यावरण को इसमें ऐड कर दें तो ये 25 प्रश्न करेंट के आपके, सेंसस के 2 से 3 प्रश्न रहते हैं, 2 से 3 प्रश्न आपके सेंसस के हो गए। अब इन्वायरमेंट को इसमें अगर आप जोड़ देते हैं तो 4 से 5 प्रश्न इन्वायरमेंट के आ गए। अब ये संख्या हो गई आपकी 30 से 32 के आसपास। अब समझ लीजिए कि यहाँ संख्या 40 प्रश्न का ही बटा, इसको भी अगर आप 5 माइनस कर दें 40 प्रश्न। अब 40 प्रश्न में आपकी हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी, साइंस, जो मूल सब्जेक्ट के आपके आते हैं। अगर मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव है, मैंने छात्रों के साथ अपने प्रारंभिक विद्यार्थी जीवन में भी अनुभव किया है, आप किसी भी विषय की सिर्फ बेसिक नॉलेज को रख रहे हैं, बेसिक नॉलेज को रख रहे हैं और आए हुए प्रश्न पत्रों को बार बार अवलोकन कर रहे हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं, उनके ट्रेंड को देख रहे हैं, तो इस 40 प्रश्नों में से बहुत ही आसानी के साथ आप 30 से 35 प्रश्न सही कर सकते हैं। आपको विषय की बहुत गहराई की अंदर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी के साथ सोच लीजिए कि आप अपनी पढ़ाई का ज्यादातर बच्चे ये जो है 2/3 हिस्सा इस पर देते हैं सब्जेक्टों पर और वहां से गेन करते हैं, आता है 40 प्रश्न में, तो 70 मानिए 60 प्रश्न आएगा, 40 से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, कितनों भी तैयारी आपकी हो। इवन हिस्ट्री ज्योग्राफी में सब्जेक्ट के टीचर भी जब पेपर में बताए 10 प्रश्न को आप माइनस कर दीजिए, 90 में ही आपको लेके चलना है। 90 में 35 निकल गया आपका, 30-35 करंट अफेयर, पर्यावरण, आपको 65 प्रश्नों में से सिर्फ 40 प्रश्न को सही करना है। और आसानी के साथ मेरा विश्वास है कि आप हमारे ये जो हमने प्रोग्राम शुरू किया क्रैश कोर्स के माध्यम से सब्जेक्टों को लेकर चलना, आप उन्हीं पर एनसीईआरटी को पढ़िए, अपने विषय के आए हुए प्रश्न पत्रों को पढ़िए, ये आसानी के साथ आप उन बचे हुए 65 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चनों में से आप आसानी के साथ 30 से 35 प्रश्न सही कर ले जाएंगे और आप यहाँ पे मिल जाइए, आप 55 वाली रेंज में हमेशा बने रहेंगे, आपको प्री का कभी भी खतरा महसूस नहीं होगा।
आप एग्जाम के 2 महीने पहले भी अपनी तैयारी को इस तरीके से बल देंगे तो आप आसानी के साथ यूपीएससी का प्री क्वालिफाई करें। सेम यही चीजें आप यूपीपीसीएस से अन्य प्रांतीय परीक्षाओं में ले लिए और प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दीजिए, सेम वही चीजें वहां भी होती है। देखिए दूसरा एक तरीका होता है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का कि कैसे आप प्रीलिम्स में क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं। अगर आप देखें तो हम 2 सेगमेंट में बांटते हैं प्रीलिम्स की पढ़ाई को या मेंस की भी पढ़ाई को, तो दोनों से देखिए मेंस की पढ़ाई को अगर आप देखें और प्री की पढ़ाई, तो हम पहले प्री की चर्चा करते हैं फिर मेंस की चर्चा करते हैं, मेंस की पढ़ाई की चर्चा करते हैं फिर प्री की पढ़ाई की चर्चा करते हैं। देखिए प्री में अगर आप देखते हैं तो हमने जो लिखा, देखिए आप जो है समसामयिकी जिसको हम करंट अफेयर्स कह रहे हैं, समसामयिकी को आप ले लीजिए, आप जनगणना को ले लीजिए, आप जो है इसमें पर्यावरण को ले लीजिए, ठीक, आप इसमें जो है समसामयिकी जनगणना पर्यावरण को ले लीजिए। फिर इसके बाद इसमें आप थोड़ा सा चाहे विविध को अगर जोड़ दें, इसमें विविध को, ये 3 पोर्शन को अगर आप ले लीजिए तो देखिए समसामयिकी यूपीएससी में 25 से 30, यूपीपीसीएस में 30 के आसपास, जनगणना से 2 से 5 प्रश्न के बीच में रहता है, पर्यावरण में 5 से 8 प्रश्न रहते हैं। तो आप जोड़िए तो 30 प्रश्न यह, 5 प्रश्न यह और 5 प्रश्न मिनिमम ही रखते हैं, तो यहाँ संख्या हो गई 40। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसके हिसाब से हमने इस बैच को फोकस किया यूपीपीसीएस या आरओ को फोकस कर रहे हैं, तब आप देखिए यहाँ आप यूपी स्पेशल को जोड़ दीजिए। यूपी स्पेशल 15 से 20 क्वेश्चन, सिर्फ एक बार हुआ कि 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में आयोग ने एक भी यूपी स्पेशल नहीं रखा, लेकिन छात्रों के विरोध के बाद उसको भी रखना शुरू किया। 15 से 20 क्वेश्चन अगर मिनिमम आप यहाँ रखें तो 40 प्रश्न प्लस 15 प्रश्न आपका हो गया कितना, 55। ये अप एंड डाउन विविध मिला करके यहाँ 5 प्रश्न विविध में आ जाता है। विविध में क्या होता है, जैसे वो करंट में भी सिनेरियो में आ जाता है और कभी जैसे पुरस्कारों से पूछ दिया, घटनाओं से पूछ दिया, विविध आ जाता है। कभी कभी कला और संस्कृत का जो पोर्शन आता है यूपीएससी में, उसको हम विविध में भी रख सकते हैं, हिस्ट्री में भी रखते हैं, कला संस्कृत का। अभी आपको एक उदाहरण देते हैं कला संस्कृत का। जैसे अभी ये जनजाति चर्चा में आई है, हूती जनजाति चर्चा में आई। देखिए हूती जनजाति क्या है, अभी हूती जनजाति जो है ये आप देखिए सऊदी अरब को आप देखें, आप ईरान को देखें और यमन को देखें। ये सऊदी अरब पर हूती जनजातियों ने आक्रमण किया, उस आक्रमण को विफल कर दिया गया, लेकिन ईरान की इसमें भूमिका है। ईरान चाहता है कि सऊदी अरब यमन के साथ गृह युद्ध में फंसा रहे। तो यहाँ जैसे जो प्रश्न हूती शब्द आया, अब आपका विविध में ये पूछा जा सकता है, आप इसको ज्योग्राफी सेगमेंट में ले सकते हैं, करंट अफेयर्स में ले सकते हैं कि हूती जनजाति कहाँ पाई जाती है, उसका इतिहास क्या है, उसका भूगोल से क्या संबंध है, उसका करंट से क्या संबंध है। तो अर्थात ये चीजें हम विविध में मिलेंगे। कला और संस्कृत में भी आ सकता है, इसमें भी आ गया। फिर ऐसे एक हमें भी आपका आप देख रहे हैं बन रहा है सेंट्रल विस्टा। अभी ये कोविड-19 की जो दूसरी लहर आई, सेंट्रल विस्टा पर बड़ा चर्चा हुई, लेकिन कल हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट का उस पर फैसला आया कि वो राष्ट्रीय महत्व की चीज है, तो उस पर जो है अपना विरोध अपनी जगह पे है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह पे होता है। लेकिन हम आप जब यूपीएससी के अभ्यर्थी के रूप में, एक तटस्थ विद्यार्थी के रूप में अनुभव करते हैं, तो हमको पक्ष विपक्ष दोनों में संतुलन लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ हमको बुद्ध का मध्यम मार्ग याद करना पड़ेगा। तो ये सेंट्रल विस्टा की जब हम चर्चा करते हैं, तो सेंट्रल विस्टा आपके देश की कला और संस्कृति की धरोहर के रूप में आगे भी परिणित होगी। अब इसमें जो है इसका जो वास्तुशास्त्र है, इसका जो वास्तुशास्त्र बन रहा है, अब उसको आपको देखना है। देखिए ये नाम तो सेंट्रल विस्टा है, इसको करंट में अगर आप देखें इकोनॉमिक दृष्टि से, तो इसमें प्रोजेक्ट क्या है, इसमें संसद भवन कितना यहाँ बनेगा, कितने मंत्रालय आएंगे, क्या उसका इम्पोर्टेंट है कि जैसे लगभग अभी 51 मंत्रालयों में से लगभग 36 मंत्रालय ऐसे हैं जो किराए की जमीन भवन पे है। लगभग 1000 करोड़ रुपया जो है उसका किराया सालाना सरकार वहन करती है। ये प्रोजेक्ट अगर ओवरऑल पूरा प्रोजेक्ट तैयार होगा तो अनुमानित लागत कही जा रही है 20,000, लेकिन वो डीपीआर जो बना है वो लगभग 14,000 करोड़ का है। तो वो 14,000 करोड़ अगर हम 3-4 साल में बना लेते हैं, तो 14 साल में तो हम 1000 करोड़ रुपया जो सालाना किराया वहन करते हैं वो बचा लेंगे। ये सीधा फायदा। फिर जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, 4-5 किलोमीटर दूर पर जो रेंज रहते हैं मंत्रालयों का आवागमन, फाइलों का रुकना, ये सब चीजें कम हो जाएंगी। सुरक्षा दृष्टि अपने इस एस्पेक्ट से ही आप इसको करंट में देख रहे हैं। लेकिन हम जब कला और संस्कृत की बात कर रहे हैं, तो कला और संस्कृत में ये हमसे ये पूछा जा सकता है कि सेंट्रल
प्राचीन मंदिर पर है। तो यहाँ एक मंदिर है, विजय मंदिर बोलते हैं, विजय मंडल नाम है इसका, विजय मंदिर भी इसको बोला जाता है, उसके वास्तव से ये लिया गया है। तो जब हम पढ़ेंगे तो इस तरीके से ये विविध वाले पोर्शन में आर्ट एंड कल्चर हमारा जुड़ जाता है। उस तरीके से जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर यूपी स्पेशल के लिए अगर ध्यान में देखें उसका जो विस्तार किया जा रहा है, तो काशी विश्वनाथ का इतिहास, कहाँ से वहां मार्बल आ रहा है, कहाँ से वहां पत्थर आ रहे हैं, ये कला और संस्कृत में आ जाएंगे। उसी तरीके से जैसे जनजातियों की जो नृत्य है, संगीत है, ये सब चीजें भी यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यूपीएससी में करंट अफेयर्स 25 के साथ आर्ट एंड कल्चर को अगर आप ले लें, सेंसस को ले लें, तो आपका 40 प्रश्न 100 में से यही से बनता है। और ये अपनी पढ़ाई का आप अगर आप 6 घंटे पढ़ते सिर्फ 2 घंटे इस पर दीजिए, रेगुलर दीजिए। आज 1 जून से लेकर के अक्टूबर में उसकी परीक्षा संभावित है, और पीसीएस की परीक्षाएं जो सुनने में आ रहा है अगस्त लास्ट या सितंबर में हो सकती है। तो जून जुलाई अगस्त 2.5-3 महीने में मेरा 100% दावा है कि आप हमारे साथ रहिए, तो आप प्रीलिम्स आपके लिए एक खेल हो जाएगा। प्रीलिम्स पास करना आपके लिए कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं होगी। और पढ़ाने का तरीका हम लोगों का ऐसा रहेगा, हमारी टीम का, आप मेंस में भी इसमें आसानी के साथ चीजें कर सकते हैं। कहने का मतलब 100 में से अगर 40 प्रश्न आपको पढ़ना है और सिर्फ 2 घंटे देना है, बाकी अपनी पढ़ाई का आप सब्जेक्ट में रखिए, तो चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, इंटरव्यू हो, आपको कभी भी कोई व्यवधान या दिक्कत नहीं आएगी। ये सिर्फ पीसीएस आईएएस की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की भूमिका जो है बहुत बड़ी होती है, और करंट अफेयर्स में यही सारे पोर्शन आपको पूछे जाते हैं। अब जैसे पर्यावरण के प्रश्नों को आप देखें तो पर्यावरण प्रबंधन क्या होता है, पर्यावरण के कुछ संस्थान कहते हैं, लेकिन पर्यावरण में रिसेंट अगर आप देखें रिसेंट में यास तूफान आया, फिर तौकते तूफान आया, तो तूफान कैसे आते हैं, बंगाल की खाड़ी से कैसे उठे, अरब सागर से कैसे उठे, कैसे उन्हें प्रयास किया, इसमें जैसे भी सर ने चर्चा किया था जो डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है साइंस का उपयोग करते हुए हम जनधन की जो क्षति कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए कैसे वो प्रभावित कर रहा है, पर्यावरण से कैसे गर्मी प्रभावित हो रही है। अभी एक रिपोर्ट आई है शिपरी की संस्था की है कि उसमें आईएमएफ की रिपोर्ट है कि वायु प्रदूषण से पूरे भारत में और पूरे विश्व में सर्वाधिक मौतें हो रही। 2018-19 की रिपोर्ट है कि 19 में 17 लाख लोग सिर्फ भारत में वायु प्रदूषण से मर गए। तो ये कोविड एरा जैसे चीजों में अभी तक संख्या 3-3.25 लाख के आसपास पहुंच रही। वायु प्रदूषण से मरने वालों की संख्या 17 लाख है, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल अप्रोच में ये कभी जो है मुद्दा नहीं बन पाता। ये भी है हमारी संवेदना। आपको इन सब चीजों को समझना पड़ेगा कि पर्यावरण प्रदूषण में जल, वायु, मिट्टी सबके परिवर्तनों को देखते हुए कैसे मानव को प्रभावित कर रहा है, इन सब चीजों का अध्ययन हम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य समसामयिकी और पर्यावरण सिर्फ इसमें पर अगर आप फोकस करते हैं तो यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चन में से आपके 60 प्रश्न यहीं से आते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस पर सिर्फ 2 घंटे दीजिए, हमारे साथ 1 घंटे 1.5 घंटे अपने कमरे पर आप दीजिए, तो आप इस 60 में से 55 प्रश्न बड़े आसानी के साथ कर ले जाते हैं। और ये 100% अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपके सामने जब विकल्प आएगा तो आप 55 प्रश्न कर ले जाएंगे। ये पूरा मेरा अनुभव खुद का है और अन्य बच्चों को पढ़ाने का जो अनुभव, रिजल्ट का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से हम आपको बताएं। फिर आप देखिए माइनस मार्किंग के दौर में 95 प्रश्न जो है यूपी पीसीएस में सुरक्षित रहता है। जब से माइनस मार्किंग हुई सुरक्षित है। अब बहुत मान लीजिए सीटों की संख्या बहुत कम है तो 100, अगर आप देखिए कि आप 150 में 60 प्रश्न निकाल दिए, इसी में जो आज 55 यहाँ प्राप्त कर लिए, तो बचे हुए 80 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न सही करने हैं? बचे हुए 80 प्रश्न में से सिर्फ आपको 45 सही करने हैं। तो अगर आप अपने विषय में, जैसे हर व्यक्ति ने ग्रेजुएशन किया हुआ, चाहे साइंस ग्रेजुएट हो चाहे आर्ट हो, तो हिस्ट्री का अगर किसी को हिस्ट्री पसंद है, किसी को ज्योग्राफी पसंद है, किसी को पॉलिटी पसंद है, किसी को इकोनॉमी है, तो आप जिस विषय को पसंद करते हैं उस विषय में अगर 15 प्रश्न आते हैं तो आप उसे 12-13 करते हैं। तो अगर आप 2 विषय को पकड़ लीजिए, 2 विषय जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पकड़ लिए, हिस्ट्री पॉलिटी, पॉलिटी का जो पोर्शन है खासकर यूपीएससी में आता है, यूपीएससी में थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन दोनों को अगर आप करें तो जो पॉलिटी का पोर्शन है वो व्यवहारिक है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, उसको आप लाइव टेलीकास्ट की तरह से अनुभव करते हैं। ज्योग्राफी को लाइव टेलीकास्ट की तरह करते हैं, लेकिन जब मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा तो वो भी आपको जीवन से जुड़ा हुआ लाइव टेलीकास्ट की तरह दिखाई देगा। आप किसी 2-3 पोर्शन को पकड़ लीजिए और उसके साथ तैयारी करिए, देखिए आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए माइनस मार्किंग के दौर में आपको 150 प्रश्नों का आंसर सही नहीं देना है, आपको गलतियां कम से कम करनी है। इसीलिए हमने इस क्रैश कोर्स के साथ ही एक टेस्ट सीरीज श्रृंखला को भी इसमें रखा है
60 प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी। हफ्ते में आपका 3 टेस्ट कराएंगे ताकि आप अपनी उस गलतियों को सीखें कि हम 100 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 60 अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितनी गलत हो रहे, ताकि वो रिदम आपका बना रहे, कॉन्फिडेंट बना रहे परीक्षा हाल के लिए भी। तो इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि करंट अफेयर्स की भूमिका, पर्यावरण की भूमिका, सेंसस की भूमिका कैसे है प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने में, खासकर पीसीएस, आरओ, यूपीएससी की परीक्षाओं में, अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स आप इसको सब्जेक्ट की तरीके से बोझ लगे कि ट्रेंड क्या है पढ़ने का बच्चों का। साल भर तो पढ़ते नहीं, जब एग्जाम आता है तो मोटी मोटी मैगजीन वार्षिकांक ले लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान में रखना होगा। पहले आप डेली की घटनाओं से, इंटरनेशनल नेशनल घटनाओं से संपर्क रखें। कोई एक न्यूज़पेपर जो आपको पसंद हो, जो आपको उसकी भाषा सरल हो। जैसे हम ये नहीं कहते कि आप हिंदू ही पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़िए, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, नवल, जो पेपर की भाषा आपको सरल लगे, जिसमें आपको मटेरियल आसानी के साथ मिल जाए, यूपीएससी के हिसाब से, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से, उन्हीं पेपरों को पढ़िए। क्योंकि जो आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे वो कितना अच्छा, उससे मतलब नहीं। हम लाख अच्छा पढ़ा रहे हो, आप हमारी भाषा को न समझ पाए, हमारे मेथड को न समझ पाए, उसको स्वीकार न कर पाए, तो हमारी पढ़ाई व्यर्थ है। बृहस्पति भी अगर आपको पढ़ाए और आपके दिमाग में वो चीजें नहीं अंकित हो रही तो वो बेकार है। फिर अगर आपको कोई गांव का व्यक्ति भी पढ़ा दे और वो चीजें आपके दिमाग में अंकित हो जाए, वो आपके लिए बेटर टीचर होगा। उसी तरीके से न्यूज़पेपर भी है, जिसका आप यूटिलाइजेशन कर पाए वही आप लीजिए। एक पेपर पढ़िए, मंथली एक मैगजीन जो भी आपको पसंद हो, सारी मैगजीनों में अब स्टैंडर्डता बढ़ गई है, एक मैगजीन को लीजिए और फिर उसको रेगुलर पढ़िए। देखिए, एक बार आप अखबार में पढ़ते हैं, वही घटना मैगजीन में पढ़ते हैं, फिर उसी घटना को वार्षिकांक में पढ़ते हैं, तो जाने अनजाने में आप 3 बार तो एक ही घटना को पढ़ लिए, तो आपका लेवल इतना स्टैंडर्ड रहता है। हमने देखा प्रति मेहनत करते हैं तो 3 बार तो आपने अतिरिक्त प्रयास के ही पढ़ लिया एक घटना को। तो एक बार एग्जाम के पहले जब रिवीजन आप करते हैं तो एक घटना को जब 4 बार पढ़ते हैं और वो आपके सामने विकल्प के रूप में आता है, तो मोस्टली 95% प्रश्न आप सही कर ले जाते हैं। तो करंट डेली रूटीन है, वो जैसे खाने में नमक है, नमक के बिना खाना स्वादविहीन होता है, वैसे तैयारी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए करंट अफेयर्स नमक के बराबर है। बिना उसके आप लाभ, चाहे उसमें एमडीएच का मसाला डालिए, चाहे जो है राजेश मसाला डालिए, चाहे स्थानीय मसाला घर वाला डालिए, लाख मेहनत कर डालिए, अगर नमक नहीं पड़ा तो वो बेस्वाद हो जाएगा। वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स आपके लिए नमक है, और नमक जानते हैं अतिरिक्त वो होता है तब पर भी दिक्कत है, कम है तब पर भी दिक्कत है। अर्थात यहाँ आपको संतुलन बना करके रखना। संतुलन कैसे बनेगा? जब आप इसको अपने डेली रूटीन में डाल लेंगे। थोड़ा सा अगर इसके अंग्रेजी फॉर्मेट में देखिए, और आज के जो युवा वर्ग है सीधे सीधे चीजों को थोड़ा आसानी के साथ समझता है, थोड़ा सा हम रोचक बनाएंगे इस क्लास को। आपको जब पढ़ाते हुए फिल्मों की कहानी को, इधर उधर की चीजों को जोड़ेंगे ताकि बोर न महसूस करें। जब आप देखेंगे हमारी हिस्ट्री क्लास को, उसको भी आप हिस्ट्री नहीं समझेंगे, उसको भी आप गणित की ही तरीके से, साइंस की ही तरीके से आनंद लेके पढ़ेंगे। जैसे इसमें एक शब्द आ रहा है अंग्रेजी वाले वर्जन में, अगर आप देखें, हिंदी में तो समसामयिकी आता है और यहाँ है अफेयर। देखिए भाई, ये अफेयर जो है बड़ा चर्चित शब्द है। अफेयर का मतलब क्या होता है? 2 लोगों के बीच में प्रेम भाव। तो जब आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अन्य प्रतियोगी परीक्षा को तैयार करना है तो आपको डेली राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और समाज की घटनाओं के साथ प्रेम भाव, जुड़ाव महसूस करना होगा। और जानते ही जब अफेयर हो जाता है तो आप 3-3 बजे रात तक मोबाइल चलाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता रात कब बीत गई। वही काम आपको यूपीएससी में करंट अफेयर के साथ जो है अफेयर करना है। समझ रहे हैं? करंट के साथ अफेयर करना है, तब जाकर के आपका ये जो है परिणित होगा वैवाहिक सूत्र के रूप में, आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे, जीवन को सफल। यहाँ सिर्फ जो है जोड़ों वाला ही अफेयर नहीं, अफेयर मतलब आप किसी के साथ भी प्रेम भाव करें, माता पिता के साथ करें, भाई के साथ करें, परिवार के साथ करें, समाज के साथ करें। वैसे ही अगर आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को पार करना है, उस नैया को पार करना है, तो आपको करंट अफेयर, सेंसस, पर्यावरण और जो आर्ट एंड कल्चर, इन पोर्शनों के साथ आपको जुड़ाव करना होगा। और ये जुड़ाव ऐसा है कि आप इसके बिना रह नहीं सकते। वो वाला जुड़ाव जब होगा तब जाकर के आप परीक्षाओं को पास कर पाएंगे। चलिए, इतना चर्चा मोटिवेशन देने के बाद आते हैं कि करंट अफेयर्स में सेगमेंट के हिसाब से कैसे कैसे क्या पढ़ना है। देखिए, जब हम करंट अफेयर्स को पढ़ाएंगे तो 2 पोर्शन में इसको लेके चलेंगे।
दोनों पोर्शन में। अभी जो हमारा शुरुआत होगा उसकी चर्चा करेंगे। पहले यहाँ देखिए, आप विषय वाइज इसको देखिए, फिर उसका हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे। जैसे विषय वाइज में आप इतिहास को देखें, आपका एक जीएस में पोर्शन है इतिहास, एक पोर्शन है आपका भूगोल, एक पोर्शन है आपका विज्ञान, एक पोर्शन है आपका अर्थशास्त्र, फिर एक पोर्शन है आपका जो है इसमें राज्य व्यवस्था जिसको आप कहते हैं, पॉलिटी। ये आपके मोटे मोटे विषयवार सेगमेंट हैं जो आपके सिलेबस में है। फिर हम जब इधर आते हैं तो इधर हम कहते हैं कि करंट में देखते हैं समसामयिकी में, तो यहाँ हम देखते हैं 3-4 तरीके की यहाँ भी घटनाएं होती। जैसे एक तो हम विविध लेंगे, विविध में जैसे हम खेल की गतिविधियों को, पुरस्कार की गतिविधियों को, व्यक्तित्व को और स्थान को, ये 4 प्रमुख चीजें उसमें आती हैं। फिर हम देखते हैं इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लेंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रम होगा। फिर हम इसको अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के रूप में लेंगे। फिर इसमें हम और विविध के हिसाब से आगे बढ़े तो इसमें हमको सम्मेलन देखने पड़ते हैं। फिर इसी सम्मेलन में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में वो इंक्लूड है, जैसे विदेश नीति की भी चर्चा इसी में आ जाती है, तो कहाँ सम्मेलन कैसे, ये इतना आपका पोर्शन आ जाता है पूरे करंट अफेयर्स को, ओवरऑल सिलेबस को अगर आप देखें तो। अब जैसे हम एक एक उदाहरण देंगे कैसे आप चीजों को पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने चर्चा में आपको बताया कि फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष की हम चर्चा करते हैं। फिर अगर हमने एक आपको बताया सेंट्रल विस्टा की चर्चा करते हैं, तो जैसे सेंट्रल विस्टा की चर्चा अगर हम कर रहे हैं, देखिए सेंट्रल विस्टा जो है ये आपका करंट का सेगमेंट है, इस समय चर्चा में आ रहा है, ये आप करंट वाले पोर्शन में ले रहे हैं। लेकिन सेंट्रल विस्टा ही सीधा यूपीएससी या यूपीपीसीएस में पूछेगा तो वो हो सकता है कि यूपीपीसीएस में सीधा पूछ दे, लेकिन हो सकता है यूपी ट्रिपल एससी में सीधा पूछ दे ये प्रोजेक्ट कौन सा है, कौन सी कंपनी इसको जो है दिया गया है टेंडर इसको पूरा करने के लिए, क्या इसका बजट है, क्या इसका उन्होंने कला से जोड़ा कि विजय मंडल जो मंदिर है उसके वास्तुशास्त्र के आधार पर बना है। लेकिन जब यूपीएससी में पूछेगा तो यूपीएससी में 2-3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो सीधे सीधे तथ्यों वाले, फिर कथन कारण वाले, फिर जो विश्लेषणात्मक प्रकृति वाले। ज्यादातर प्रश्न अब जो होते हैं कि एक प्रश्न दिया उसमें कथन 1, कथन 2, कथन 3 या 1, 2, 3, 4 विकल्प दे दिया, फिर आंसर देता है 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 4, 5, इस तरीके से प्रश्नों को लगता है। तो आप देखेंगे 100 प्रश्नों में से 8-10 प्रश्न इसी प्रकार की प्रकृति के रहते हैं। इसमें अब पूछेगा संसद भवन, आपको संसद भवन का जो निर्माण किसने किया उसको पूछेगा, दिल्ली का वास्तुशास्त्र कौन है वहां से पूछेगा, अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री का जो आधुनिक आर्ट जिसको हम बोलते हैं मुगल काल के बाद का, जो ब्रिटिश और यूरोपीय कल्चर से मिला हुआ, पुर्तगाली ब्रिटिश सबका इंडो शैली जो है इसको हम बोल रहे हैं, उससे जुड़े हुए प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहले इस सेंटर जो आपके मौजूदा संसद भवन है उसके इतिहास को पूछ सकता है, राष्ट्रपति भवन के इतिहास को पूछ सकता है, कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, उसका वास्तु इस पर आधारित है। हो सकता है उसे एक कथन ईसा लगाए, एक कथन करंट का लगाए, फिर क्यों जरूरी इस तरीके से लगाए। तो इस करंट को सेंट्रल विस्टा को हिस्ट्री से जब जोड़ के आप देखेंगे कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हुई, फिर ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई, तो इरविन के समय में संसद भवन बना, लुटियंस ने बनाया, तो ये सब चीजें आपको जोड़ के पूछेगा। तो हम करंट को इतिहास से जोड़ के पढ़ेंगे, तब जाकर के चीजें आपके दिमाग में भी अंकित हो जाएंगी और आपके लिए उपयोगी ज्यादा होंगी। एक और घटना को इतिहास के रूप में लेते हैं। अभी जैसे हमने चर्चा किया था हूती विद्रोह, उसको भी हम इतिहास से लेकर के देख सकते हैं। फिर अभी जैसे आते हैं ज्योग्राफी की चर्चा करते हैं, एक एक चर्चा करते हैं कैसे इन चीजों को करंट से जोड़ेंगे। जैसे ज्योग्राफी की चर्चा जब हम करते हैं तो ज्योग्राफी में देखिए सिर्फ हम क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, मौसम परिवर्तन, इन सब चीजों को देखते हैं, लेकिन इसके हम करंट से कैसे इसको जोड़ेंगे। अभी जैसे 2 तूफान आए, एक हुए ताउते तूफान था, ताउते तूफान, एक यास तूफान, एक घटना हुई। फिर अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था उत्तराखंड में हिमस्खलन हुआ, हिमस्खलन की जो घटना हुई उसको आपने देखा, हिमस्खलन की घटना देखी। फिर कभी कभी आप देखते हैं कि जो है कि
कहीं कहीं भूकंप के क्राइसिस होते हैं, ज्वालामुखी क्राइसिस होते हैं, तो सिर्फ आप उसको मत देखिए। अब जैसे यास तूफान या तौते तूफान हुआ, सर ने चर्चा भी किया था, तो आप इसको करंट से जोड़िए। एक करंट, तो कैसे इनका नामकरण किया जाता है, फिर ये कैसे अरब सागर में दबावों का, हवाओं का दबाव, टेम्परेचर का, प्रेशर, समन क्या क्या कंडीशन होती है, उसको अगर आप जोड़ के देखेंगे तब आपको सिर्फ तौते ही नहीं, आपको बंगाल की खाड़ी से आने वाले जो है, जो इस तूफान है, चक्रवात है, इसका ज्ञान हो जाएगा। भारत में कैसे मानसून परिवर्तन होता है, उससे जब आप रिलेट करके देखते हैं, क्यों इन्हीं कुछ, देखिए हमेशा तूफान नहीं आते हैं, न हमेशा इस तरीके की चीजें होती, कुछ एक टर्म ऑफ कंडीशन है वर्ष के, उन्हीं कंडीशनों में ये हवाएं बनती हैं उस तरीके से जो है, तब भूगोल से जोड़िए। फिर अगर आप अन्य कोई उदाहरण ले ज्योग्राफी के करंट के जीवन से, और एक दो उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे अभी जो हमास की घटना बढ़ रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष को अगर आप देखें तो उसके इतिहास में अगर जाएं तो फिलिस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय, इजराइल का वहां पे बसाव और यहूदियों का वहां पे आगमन, ये सब 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, जब उस क्षेत्र में पूरे गाजा पट्टी में अगर आप देखेंगे, इजराइल गाजा पट्टी जिसको बोलते हैं, वो 3 धर्मों की जन्मस्थली है और तीनों धर्म एक ही ईश्वर को मानने वाले हैं। फिर उनमें क्या टर्म एंड कंडीशन हुई, क्या व्यापारिक गतिविधियों की वजह से उसमें एकता आई, फिर इस्लाम धर्म ने अब वहां सर्वोपरि प्राप्त कर लिया, फिर किन परिस्थितियों में यहूदियों को ला करके वहां बसाया गया, किसको काउंटर करने के लिए लाके बसाया गया, इसको आप देखेंगे तो ये उसका इतिहास हो जाएगा। लेकिन अब वहां के डेजर्ट को आप देखेंगे, वहां की नदियों को आप देखेंगे, वहां के भौगोलिक सीमांकनों को देखेंगे, देशों की राजधानी को देखेंगे, ये जो पूरा क्षेत्र था, जैसे तुर्कमेनिस्तान वाला जो तुर्क सीरिया और ये जो क्षेत्र है, इनको आप देखेंगे तो वो आपको 14वीं शताब्दी की इतिहास की घटना याद आएगी। तो इस तरीके से आप भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है, जब उनसे रिलेट करेंगे तो आपका इतिहास, भूगोल, करंट सब एक साथ तैयार हो जाएगा, तो चीजें और आसानी के साथ कंठस्थ हो जाएंगी आपको और परीक्षा में उपयोगी भी होंगी। जैसे हम विज्ञान की बात करते हैं, देखिए वायरस, अब ये कोरोना वायरस है, कोविड-19 का दौर है, तो इसमें आपको वायरस के बारे में पहले जानना पड़ेगा। ये आपका विज्ञान का बेसिक है कि वायरस की परिभाषा क्या है, वायरस कैसे फंक्शन करता है। फिर आप आते हैं कोविड-19 में जो वायरस है उसको आप देखते हैं, फिर उसमें वैक्सीनेशन में है, तो अलग अलग कंपनियों का वैक्सीनेशन का नाम जो है उसको आप करंट में जोड़ते हैं, किन फंक्शन से बन रहा है, कौन सी कंपनी बना रही, भारत सरकार की क्या भूमिका है, इस तरीके के कौन कितना प्रभावी हो रहा है, किस वैक्सीन पर विवाद हो रहा है, ये किसमें ब्लड क्लॉटिंग हो रही, क्या हो रहा है, ये चाहिए। तो आप विज्ञान के इस वायरस के पूरे ज्ञान को देखेंगे, वायरस के बारे में पूरा उसका बेसिक तैयार करेंगे, फिर उसको कोविड-19 से जोड़ेंगे, फिर ये कौन से प्रकार का वायरस है, कैसे नाम दिया गया, ये काम कर, अर्थात किसी भी विषय को आप करंट से जोड़ते हुए जब पढ़ेंगे तो आसानी के साथ चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे अर्थशास्त्र की बात करते हैं, देखिए अर्थशास्त्र में जीएस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो 4 ही 5 पोर्शन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय कैसे मापी जाती है, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक कल्याण, मुद्रास्फीति, कैसे जो है राजकोषीय नीति, ये 4-5 चैप्टर ही इसमें इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज के दौर में अगर आप अर्थशास्त्र को करंट से जोड़ के पढ़ें तो जैसे कोविड-19 के इरा में हर देश की रेटिंग घट रही, विकास की दर, तो जीडीपी कैसे क्यों घट रही, कैसे बढ़ रही, कैसे क्या कर रहा है, तो यहाँ भी हम अर्थशास्त्र में उन्हीं घटनाओं को लेते हैं जो करंट से जुड़े हुए होते हैं। तो उस बेस को जब तक आप नहीं समझेंगे कि राजकोषीय नीति कैसे होती है, मुद्रा कैसे मूव करती है, मुद्रा गुणन कैसे होते हैं, राष्ट्रीय आय में जो जीडीपी में जो कैसे उत्पादन के आधार पर मापा जाता है, कैसे व्यय के आधार पर मापा जाता है, कैसे आय के आधार पर मापा जाता है, कैसे गरीबी की परिभाषा दी जाती है आपके देश में, और उसके हिसाब से फिर आप तुलना करते हैं अर्थशास्त्र में आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, विनिवेश करने की क्षमता कितनी है, वो सब चीजों को जवाब देते हैं। फिर संसाधनों को इसमें आप जोड़ते हैं। तो ये जो करंट का सिनेरियो जो होता है आपको इसी तरीके से जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ आप करंट को एक घटना नहीं देखेंगे, करंट के पीछे का इतिहास देखेंगे, भूगोल देखेंगे, अर्थशास्त्र देखेंगे और ये राज व्यवस्था भी देखेंगे। अब जैसे कृषि कानून को अगर रिलेटेड उदाहरण मिले तो कृषि कानून को कहेंगे ये तो पूरा एग्रीकल्चर या भूगोल का विषय है, लेकिन कृषि कानून जो है आपकी अनुसूची में जो है 8वीं अनुसूची जो है 7वीं अनुसूची में 3 विषय दिए गए हैं, संघ सूची, राज सूची, संबंधित सूची और अवशिष्ट शक्तियां। कृषि जो है राज्य सूची का विषय है,
तो इस पर केंद्र कैसे कानून बना रही है, क्योंकि वो तो समवर्ती सूची में कैसे आ गया। तो इसमें जो आर्टिकल आपकी धाराओं में सीधे सीधे आएंगे 246, 249, 250, तो आप राज्य व्यवस्था को आर्टिकल से जोड़ेंगे, आर्टिकल को कृषि से जोड़ेंगे और फिर कृषि कानूनों को जोड़ेंगे। कृषि कानून पहले कैसे आए थे, कौन सी कमेटी, जैसे स्वामीनाथन कमेटी की बात हो रही है तो स्वामीनाथन कमेटी को आप देखेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन देखेंगे, तो ये कृषि कानून का जो होगा आपका करंट वो राज्य व्यवस्था से जुड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी विषय जब हम पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स को हमको इन विषयों से रिलेट करना पड़ेगा, तो हम आसानी के साथ करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। हम जो लोग पढ़ाएंगे इसी तरीके से पढ़ाएंगे, आपको किसी भी विषय का करंट अफेयर्स से आपको जोड़ते हुए बताएंगे, उसके ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सारे पोर्शनों को एक साथ करेंगे और इन पर हम प्री ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आपको हफ्ता में देंगे। और हम पढ़ाएंगे कैसे, उस मॉड्यूल को आप सुन लीजिए। ये तो रहा मोटा मोटा सिलेबस की कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या सेगमेंट इसमें आते हैं। देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विविध वाली चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए भारत में जब आप देखिए पुरस्कारों के वितरण को देखिए या खिलाड़ियों खेल विविध से जो आते हैं प्रश्न को आप देखिए, पुराने प्रश्न पत्रों का अवलोकन करिए, तो दो चीजों पर फोकस करिए। सरकार का मोटिव क्या है, इसके अनुसार आप प्रश्न पत्र को पकड़ने की कोशिश करिए। जैसे ही सरकारों का मोटिव होता है वैसे ही यूपीएससी, यूपीपीसीएस से अन्य आयोग जो है उसमें परिवर्तन करते हैं। 2014 के बाद से आपने देखा होगा ये जो सरकार आई लगभग सेंट्रल के परीक्षाओं में और जहां जहां स्टेट में इनकी पर सरकारें हैं, आप देखे होंगे कि कल्चरल इवेंट को ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है, सांस्कृतिक घटनाक्रम को ज्यादा प्रभावित किया जा रहा है। तो सांस्कृतिक में ऐसी जो घटनाएं उनको आपको देखना पड़ेगा। फिर जो उसमें आप देखिए सांस्कृतिक में जैसे राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है तो उसमें कौन सी कंपनी काम कर रही है, कितने फीट में होगा, कब इसका मुकदमा चला, ये संविधान हो जाएगा, उसका भूगोल इतिहास हो जाएगा, कैसे क्या मिली, बाकी ये कहानी हो जाएगी। लेकिन जो विविध में हम बात करें खेल और पुरस्कार, इनकी चर्चा कैसे पढ़ेंगे। 200 पुरस्कार रहते, सब आपको नहीं पढ़ने। देखिए आप ट्रेंड को बदलते हुए, पहले की एक था कि 4 टेनिस के जो विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिकन ओपन को रट डालिए, एक प्रश्न खेल से आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब भारत का कोई भी खिलाड़ी विश्व स्तर पर कैसा परफॉर्म कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो चाहे जिस खेल में। भारत का कोई भी खिलाड़ी अगर कोई पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त कर रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है। भारत की कोई भी महिला किसी भी खेल में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ रही तो वो इंपॉर्टेंट है। खास करके ऐसी महिलाएं दिव्यांग महिला, जैसे दीपा कर्माकर को बार बार पूछा गया परीक्षा में, आप देखेंगे तो मणिपुर वाली मेरी काम को बार बार परीक्षा में पूछा गया, दीप संधू को बार बार परीक्षा में पूछा गया, साइना नेहवाल को परीक्षा में बार बार पूछा गया। आप देखेंगे तो इसी तरीके से मतलब खेल में वो गतिविधियों को आपको देखना है जो भारतीय कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अलग हटके कर रहा है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। वैसे ही पुस्तकों में हम देखेंगे जैसे कोई राष्ट्रपति या बड़ा ब्यूरोक्रेट या बड़ा पॉलिटिशियन या कोई ऐसी पुस्तक जो रिसेंट में 6 महीने के अंदर चर्चा में रही हो, वो किताब आपसे पूछी जा सकती है। जैसे शशि थरूर की एक किताब है डार्क एज इन एरा। डार्क एज एरा में उन्होंने देखिए वैचारिक मतभेद अलग होते हुए भी डार्क एज एरा में उन्होंने ब्रिटिश सरकार जो ये आपके ऊपर आरोप लगाती है कि हमने भारतीयों को सभ्य बनाया, हमने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया, उसका खंडन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यूपीएससी के पेपर में डार्क इन एरा की जो है लाइन ही मेंस के सिलेबस में रख दी गई थी, उसमें ये प्रश्न ही पूछा गया था और उसी किताब से उठा करता, अर्थात ऐसी किताब आपको पूछी जा सकती है। जैसे प्रणब मुखर्जी की किताब को पूछा गया, जैसे सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी को पूछा गया, जैसे आप जो मेरी काम की बायोग्राफी पर प्रश्न पूछे गए। अर्थात आपको खेल और पुरस्कार साहित्य में किताबों में उन्हीं किताबों का अवलोकन करना है जो रिसेंट में जुड़ी हुई चीजें होती है या जिनका कोई इंपॉर्टेंट होता है तत्कालीन, वो आपको पुरस्कारों में देखना पड़ेगा। उसी तरीके से साइंस में हमने आपको बताया, साइंस के जो भी करंट, साइंस का तो 50% जो क्वेश्चन ही करंट से बेस्ड आता है, खासकर मेंस में। ये हम आपको करंट के बता रहे थे कि इस तरीके से आपको हम करंट पढ़ाएंगे। और एक हफ्ते की क्लास देखिए सोमवार से हम शुरू करेंगे, जिसे आज से हमारा था, मंगलवार से हमारी ये बैच शुरू हुई, तो हम अगले शेड्यूल में आपको बता रहे हैं सोमवार से बृहस्पतिवार तक हम जो है देखिए 1 साल का करंट पूछा जाता है परीक्षाओं में। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं जनवरी से, जनवरी 2021 से हम शुरू करेंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को हम मंथली करंट लेंगे और शुक्रवार और शनिवार को, शुक्रवार
और शनिवार को हम जो है, जैसे ये जून का महीना चल रहा है, तो 1 जून से लेकर के 7 जून तक ये जो भी हो, हम साप्ताहिक करंट को लेके चलेंगे, ताकि आपका लेटेस्ट करंट भी तैयार होता रहे और पिछला करंट भी, क्योंकि हमारी क्लासेस ऑनलाइन में लेट शुरू हुई है। हम लोग पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो ऑनलाइन में हम जनवरी से शुरू करेंगे, आपको सोमवार से बृहस्पतिवार तक, शुक्रवार शनिवार हमारी रिसेंट एक हफ्ता के करंट रहेंगे प्री की दृष्टि से, और जो है टेस्ट के बाद करंट का जो है प्रत्येक रविवार को टाइम आपको उस ऐप पे दिया जाएगा, आपको हम इसकी व्याख्या करेंगे और इसमें हम रिवीजन क्लास चलाएंगे, जो हम एक हफ्ते में करंट, चाहे वो वार्षिका मंथली हो चाहे वो वीकली हो, उसका रिवीजन कराएंगे। और इसमें हम कोशिश करेंगे जितना प्रश्न बन पाए संभावित 40 से 50, 25 से 30, जो भी जिस हफ्ते में बन पाएगा उसको हम आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में भी यहाँ कराएंगे और इसका पीडीएफ फॉर्म भी उपलब्ध कराएंगे। आज के लिए इतना ही। वेद आईएएस के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर मैं डॉक्टर अमित वत्स आप लोगों को स्वागत करता हूं, आप लोगों का आह्वान करता हूं, आइए हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए। हमने फीस रखी ही नहीं है, न्यूनतम रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा है। क्रैश कोर्स के लिए हमारा जो फीस है वो 500 रुपए है, और उसमें हम आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास और जो सब्जेक्टिव हमारा क्रैश कोर्स होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, उसको भी देंगे, और साथ में टेस्ट सीरीज भी देंगे। टेस्ट सीरीज हमारी 8 जून से शुरू हो जाएगी। बीच में हम इस हफ्ते में आपको 60 प्रश्नों का एक मॉडल टेस्ट सीरीज देंगे, जिससे आप समझ जाएंगे हम टेस्ट सीरीज को कैसे मूव कराएंगे, और प्रत्येक 60 प्रश्नों की व्याख्या हम अगले दिन करेंगे। जैसे आज हमने आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिया, उसकी कल हम व्याख्या करेंगे। इस तरीके से प्रोग्राम हम आपको समय समय पर बताएंगे, और रोज कोई उस पर नहीं होगा तो रेगुलर आपकी टेस्ट सीरीज होंगी। 30 टेस्ट, और ये टेस्ट सीरीज हम आपको यूपीपीसीएस, आरओ या तब तक की परीक्षाएं जब तक नहीं होती हैं उनके 15 दिन पहले तक आपको ये टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि आपको इस जून से लेकर के परीक्षाओं तक 2-2,500 प्रश्नों का कलेक्शन सारे विषयों में मिलाकर के 4,000 आपको प्रश्न पाठ के साथ, बेसिक के साथ आपको समझाया जाए। आप इससे जुड़िए, इसका लाभ लीजिए, और जिन बच्चों को, जिन मित्रों को सिर्फ करंट पढ़ना है, वो सिर्फ 250 रुपए में रजिस्ट्रेशन कराएं, करंट और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चीजें हमारा जो ये जो वीडियो जाएगा, इस पे नंबर जा रहा है, उस पर आप कांटेक्ट करिएगा, उस पर आपको सारे एडमिशन के प्रोसेस और सारी चीजें, क्लास की आईडी बता दी जाएगी। अभी हमारे आपकी टीम के टेक्निकल कोर के एक्सपर्ट अतुल पांडे जी जो है आपको बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसे ज्वाइन करना है, कैसे कैसे चीजें होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।